प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके लगातार अपने प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करने वाले क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के। जहां तक बढ़ेगा वहां तक श्रृंखला को लेकर के चलते हैं। ठीक है, आपको बताते चलें कि केवीएस के लिए हमारी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। ट्यूसडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी केवीएस की, जिसमें हम लोग टोटल एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो की तरह से आपको ऐसे मिलेगा, जो चैप्टर फिनिश हो जाएगा उस चैप्टर का नोट्स और उस चैप्टर का जो है आपका एग्जाम पॉइंट, और उसी चैप्टर का आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं मोस्ट, जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एग्जाम पॉइंट, और उसके बाद आपको मिल जाएगी वही उसी चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर। यानी टोटल 38 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उन चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर, उन चैप्टर के मॉडल पेपर, सब कुछ आपको साथ साथ मिल जाएंगे। यह पूरी क्लास आपके लिए निःशुल्क होगी, तो आप जरूर उसका हिस्सा बनिएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। और दिया गया है कि टाइलोसिस होता है इसमें, किसमें टाइलोसिस होता है आपको बताना है। कार्क कैम्बियम में, द्वितीय जाइलम में, द्वितीय फ्लोएम में या पोसवाह में। तो टाइलोसिस अकर्स इन द कार्क कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो आपको सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, अभी टीजीटी में पूछा गया 2004 में। देखते हैं, टाइलोसिस का निर्माण द्वितीय जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम में होता है। पौधों में लगातार द्वितीय वृद्धि के फलस्वरूप पुराने तने के मध्य में उपस्थित द्वितीयक जाइलम के वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं, ठीक है, वेसल्स, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं मतलब ट्रैकेट्स में आसपास की मृदुकी कोशिकाएं वृद्धि कर जाती हैं, जिन्हें टाइलोसिस कहते हैं। इनके फलस्वरूप ये जाइलम अकार्यात्मक, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तने के ऐसे भागों में हार्टवुड का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाता है हार्टवुड का निर्माण कहाँ होगा, तो आप कहेंगे कहाँ पे होता है, द्वितीय जाइलम के क्षेत्र में होता है। टाइलोसिस किस में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे, अब वही प्रश्न घुमा के पूछा गया है, तो आप कहेंगे जाइलम की वाहिका में। सेम प्रश्न 2010 में पीजीटी में रिपीट हो गया। घावों पर ट्यूमर सदृश ऊतक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं विकसित होती हैं कहलाती हैं टाइलोसिस। गाल, कैलोज और कैलस। तो आप कहेंगे कैलस कहते हैं। आप जानते हैं कैलस किसमें, टिश्यू कल्चर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे कैलस आता है। ठीक है, पौधों पर जब गहरे घाव हो जाते हैं तो इसके नीचे की कोशिकाएं मेरिस्टमी हो जाती हैं और पेरेन्काइमेट कोशिकाओं का एक पुंज बनाते हैं, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस घाव को भर देती हैं। शीघ्र ही कैलस के किनारे दो कोशिकाएं कैम्बियम में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कार्क कोशिकाओं का एक स्तर विकसित करती हैं। इसे आघात कैम्बियम कहते हैं और घाव को बाहर से ढक देता है। बहुधा जख्मी स्थानों पर गांठें बन जाती हैं। यही कारण है कि कैलस घाव के चारों ओर अधिक बढ़कर उठ जाता है। कार्क कोशिकाएं होती हैं, आपको बताना, कार्क कोशिकाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषक, दीर्घीकृत और योग देने वाली, या मेरिस्टेमेटिक या मृत। कार्क सेल द फोटोसिंथेटिक, इलांगेट एंड पार्टिसिपेटेड, मेरिस्टेमेटिक और डेड। तो कार्क का निर्माण पौधों में द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप कार्क कैम्बियम से होता है। कार्क कोशिकाएं मृत होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में कोशिकाएं आयताकार होती हैं, परंतु बाद में दीर्घीकृत हो जाती हैं, ये पृथक होती हैं। कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है? कह रहा है कि कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों तक की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है, आपको ये बताना है। तो आप बताएंगे सही आंसर आपका क्या होगा। विच ऑफ द प्राइमरी टिश्यू persist in the roots even after 10 years of the secondary growth। तो आप कहेंगे जाइलम। कौन बना रहता है, जाइलम बना रह जाता है। पौधों में प्रारंभिक अवस्था में उत्पन्न ऊतक टिश्यू प्राथमिक ऊतक कहलाते हैं। संवहनी
पौधों जैसे वास्कुलर प्लांट में जाइलम तथा फ्लोएम प्रारंभ में ही उपस्थित होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के पश्चात द्वितीयक सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, परंतु इनमें से प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्राथमिक जाइलम बना रहता है। यह केवल अंदर की तरफ से ही खिसकता जाता है। केंद्रक इनमें उपस्थित होते हैं। चालनी नलिका में, सहचर कोशिकाओं में, फ्लोएम मृदुतक में और कास्ट मृदुतक में। न्यूक्लियस इज द एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होता है? तो आप कहेंगे सीप ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एंजियोस्पर्म पौधे में फ्लोएम के 4 घटक होते हैं। सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिका कोशिकाएं, फ्लोएमी मृदुतक और फ्लोएमी रेशे। चालनी नलिका कोशिकाओं में प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक होता है, परंतु परिपक्व अवस्था में इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। किसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है? चालनी नलिकाओं में, सखी कोशिकाओं में, पोषवा मृदुतक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन सीप ट्यूब, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, नन ऑफ द अबव। तो आप बताएंगे सही आंसर क्या होगा? सीप ट्यूब में। कौन सा सही युग्म नहीं है? मार्ग कोशिकाएं, अंतस्त्वचा, संवहन पूल, दोई आदिदारुक से खष्ट आदिदारुक, एक बीजपत्री जड़, उभय फ्लोएमी संवहन पूल, लोफा सिलेंड्रिका, स्तंभ रोम बहुकोशिकी। तो आपका सही हो जाता कौन सा? वास्कुलर बंडल डिस्चार्ज टू द हेक्सार्च मोनोकार्ड रूट। एक बीजपत्री जड़ में बाह्य त्वचा, बलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री मूल में जाइलम बंडल की संख्या प्रायः 6 से अधिक बहु आदिदारुक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। प्रश्नगत अन्य युग्म सही सुमेलित है। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती किसमें? तो एक बीजपत्री तने में। ठीक है, देखिए दिया गया द्विबीजपत्री तना, द्विबीजपत्री जड़, जिम्नोस्पर्म और एक बीज। तो किसमें? एक बीजपत्री में नहीं होती द्वितीयक वृद्धि। आवृतबीजी पौधों में आवृतबीजी पौधों में द्विबीजपत्री तनों तथा द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म पौधे में भी द्वितीयक वृद्धि प्रचुर मात्रा में होती है। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों की जड़ों और तनों में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है, परंतु कुछ एक बीजपत्री तनों जैसे कि यक्का, ड्रेसिना, उसके बाद कोकस आदि में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जो एक विशेष प्रकार की प्राथमिक स्थूलन मेरिस्टम होती है द्वारा होता है। इस प्रकार की द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में तनों में पाई जाने वाली द्वितीयक वृद्धि से भिन्न होती है। एक बीजपत्री जिसमें तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है क्या कहलाता है? म्यूसा, ड्रेसिना, लेप्टाडीनिया, एडिना। तो आप कहेंगे उसे क्या कहते हैं? ड्रेसिना कहा जाता है, पीछे भी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री तने में विशेषता नहीं है? एक बीजपत्री तने की विशेषता नहीं है। संवहन पूल भ्रमण ऊतक में बिखरे हुए होते हैं। संवहन पूल के चारों ओर पूल आच्छद उपस्थित होते हैं। संवहन पूल समद्विपार्श्विक एवं संवृत्त होते हैं। संवहन पूलों में फ्लोएम मृदुतक उपस्थित होता है। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकाट? तो आप कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन द वास्कुलर बंडल। एक बीजपत्री तने में परिधि संवहन मंडल प्रायः छोटे, जबकि केंद्र में स्थित संवहन मंडल बड़े होते हैं। संवहन मंडल पूल में फ्लोएमी मृदुतक अनुपस्थित, जबकि जल धारण करने वाली गुहिकाओं में उपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री में कलम बांधना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें संयुक्त संवहनी बंडल होते हैं। इनमें समांतर शिराविन्यास होता है। इनमें प्रकीर्ण संवहनी बंडल होते हैं। इनमें कैम्बियम की कमी होती। तो सही आंसर होगा इसमें प्रकीर्ण संवहनी बंडल होते हैं। ये प्रकीर्ण मतलब होता फैले रहते हैं, स्कैटर्ड मैनर में पाए जाते हैं।
एक बीजपत्री पौधे में कलम बांधना यानी ग्राफ्टिंग संभव नहीं है, क्योंकि इनमें समान बंडल घेरे में व्यवस्थित नहीं होते बल्कि बिखरे रहते हैं। ग्राफ्टिंग में एक पौधे के जड़ युक्त तने तथा दूसरे पौधे के तने युक्त तने को व्यवस्थित रूप से रखते हैं, जिससे दोनों समान बंडल ऊतक लगभग समान स्थान पर हों और जड़ वाले भाग में संपूर्ण पौधों को जल और खनिज मिलता रहे। पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं। इसमें माइटोटिक क्रियाकलाप के कारण संवहनी ऊतक, बाह्य त्वचा, विभज्योतकी ऊतक, परिधि घेरा। तो आपका सही आंसर हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पौधे में मुख्य रूप से दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक तथा स्थायी। इनमें मेरिस्टेमेटिक ऊतक में भी वृद्धि होती है। पौधों की मोटाई दो प्रकार के मेरिस्टेम की सक्रियता से बढ़ती, संवहनी कैम्बियम और कैम्बियम। दोनों प्रकार के कैम्बियम ऊतक पार्श्व विभज्योतक होते हैं। द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है। इनके बीच पित्त और प्राथमिक जाइलम, कार्क कैम्बियम के ठीक बाहर, संवहनी कैम्बियम के ठीक बाहर, संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर। द young layer of the secondary xylem lie between the pith and the primary xylem, just outside the carp cambium, just outside the vascular cambium, just inside the vascular cambium. पौधों में द्वितीयक वृद्धि के समय सर्वप्रथम संवहनी कैम्बियम का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं सक्रिय विभाजन करती तथा अपने अंदर की तरफ द्वितीय जाइलम तथा बाहर की तरफ द्वितीय फ्लोएम का निर्माण करती हैं। फ्लोएम हमेशा प्रभावित होता है। इसमें एक शर्करा स्रोत से सिंक से शर्करा स्रोत को, एक पत्ती से जाइलम को, फिर फ्लोएम को और एक पत्ती से एक जड़ को। तो सही रास्ता क्या होता है? सुगर सोर्स ऑफ द शुगर सिंक। फ्लोएम के द्वारा शर्करा प्रायः सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। इसमें प्रवाह हमेशा स्रोत से सिंक की ओर होता है। स्रोत वह स्थान होता है जहां भोजन का निर्माण होता है या भोजन ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। सामान्यतः पत्ती या अन्य हरे भाग जहां प्रकाश संश्लेषण होता है स्रोत की तरह कार्य करते हैं, परंतु पत्तियों के गिर जाने पर खाद्य का संचय करने वाले स्थान जैसे जड़ और पुराने तने स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। फ्लोएम के द्वारा शुगर का कौन सा रूप स्थानांतरित होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और राइबोज। तो आप कहेंगे सुक्रोज। बिल्गन परत बनता है इसके द्वारा द एब्सेसियन लेयर इज फॉर्म्ड बाय। तो आप कहेंगे पैरेनकाइमी कोशिकाओं के द्वारा। पौधों में पत्ती, पुष्प तथा अन्य भागों में प्राकृतिक रूप से पौधों से गिर जाने की प्रक्रिया विल्गन या एब्सेशन कहलाती है। यहाँ से ये भाग पत्ती, पुष्प इत्यादि गिराते हैं। उस स्थान पर दो परतें बनती हैं, बिल्गन परत, एब्सेशन लेयर। इसका निर्माण मृदुतकी पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं से होता है तथा रक्षात्मक परत जिसका निर्माण कार्क कोशिकाओं के द्वारा होता है। द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं होती हैं दृढ़ऊतकी, मृदूतकी, स्थूल कोणकी और विभज्योतकी। द सेल ऑफ द सेकेंडरी कार्टेक्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस और मेरिस्टेमेटिक। द्वितीयक वृद्धि करने वाले पौधों के तने में एक कार्क कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण होता है जो कि विभज्योतकी ऊतकों का बना होता है। फेलोजन अपने दोनों ओर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसके बाहर की ओर कार्क या फेलम का निर्माण होता है और इसके अंदर की तरफ द्वितीयक बलकुट या फेलोडर्म का निर्माण होता है। द्वितीयक बलकुट मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। एल्बुमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जलोद्भिद में, द्विबीजपत्री पौधों के वेसल्स में, एक बीजपत्री में और अनावृतबीजी में। अपुष्पी पौधों में फ्लोएम में कंपेनियन कोशिकाओं का अभाव होता है, बल्कि इसके स्थान पर रूपांतरित मृदुकी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं कहते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में अनावृतबीजी ऐसे ही पौधे होते हैं।
परिचर में होता है कार्क, कार्क कैम्बियम और कार्क, कार्क और द्वितीयक कार्टेक्स, कार्क कैम्बियम, कार्क और द्वितीयक कार्टेक्स। तो आप कहेंगे कार्क कैम्बियम, कार्क और सेकेंडरी कार्टेक्स आपका सही आंसर हो। पौधों के परिचर्म यानी पेरिडर्म का निर्माण द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप होता है। पेरिडर्म में 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, फेलोजन या कार्क कैम्बियम बीच में, फेलम या कार्क बाहर और फेलोडर्म या द्वितीयक कार्टेक्स अंदर। फेलोजन का दूसरा नाम क्या होता है? फेलोजन का दूसरा नाम होता है कार्क कैम्बियम। कार्क की जल के लिए अपारगम प्रकृति निम्न में से किसके निक्षेपण के कारण होती हैं? लिग्निन के कारण, सुबेरिन के कारण, पेक्टिन कारण, हेमोसेलुलोज के कारण। कार्क की जल के लिए अपारगम प्रकृति सुबेरिन के निक्षेपण के कारण होती हैं। सुबेरिन कार्क को कोसा भित्ति पर पाया जाता है और वसा पदार्थों का बना होता है और क्योटिन से मिलता जुलता रहता है। कागजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाला कार्क को यह भी कहा जाता है छाल, फिल्म, फेलोडर्म, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे इन्हें क्या कहते हैं? कार्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द फोलिजन इज आल्सो नोन एज, तो इसे कहा जाता है फिल्म। जब तने की परिधि में वृद्धि होने लगती तब बाहरी बलकुट यानी कार्टिकल तथा बाह्य त्वचा एपिडर्मिस की सतहें टूटने लगती हैं और इन्हें नई संरक्षी कोशिकाएं सतह की आवश्यकता होती, इसीलिए प्रायः बलकुट क्षेत्र में एक दूसरा मेरिस्टेमी ऊतक तैयार होता है जिसे कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा कार्क काग या फिल्म में बढ़ जाती हैं, जबकि अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट अथवा कागज स्तर में विभेदित हो जाती हैं। फिल्म में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन जमा रहता है। निम्न में से वह कौन सा एक ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रत्यनन शक्ति प्रदान करता है? मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक और वायु ऊतक। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइडेड टेंसिल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग ऑफ द एंड स्वाइंग? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो आपका सही आंसर हो जाता है कोलेनकाइमा। पौधों में स्थूल कोणोतक तथा दृढ़ ऊतक दोनों यांत्रिक ऊतक होते हैं। इनमें स्थूल कोणोतक का प्रमुख कार्य पौधों के तनन शक्ति प्रदान करना है ताकि पौधों के भाग मुड़ने तथा हिलने डुलने के समय सुरक्षित रहे, जबकि दृढ़ ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों की दृढ़ता प्रदान करना होता है। इससे पौधा मजबूत होता है। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है सरल ऊतक, जटिल ऊतक, कैम्बियम, अंतर्वेशमी विभजोतक। पैरेन्काइमेटस टिश्यू विथ वेरियस सेल इन प्लांट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। कैम्बियम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग अनुपात मात्रा में जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण होता है। सेल्विनिया में, बिग्नोनिया में, कुकुरबिटा में और निकेंथिस में। तो आपका सही आंसर हो जाता है बिग्नोनिया में। बिग्नोनिया एक द्विबीजपत्री पौधा है परंतु इसमें असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। इस पौधे में कैम्बियम कई स्थानों पर अनियमित रूप से कई कोशिकाएं बनाता है, जिससे कुछ स्थानों पर जाइलम का निर्माण अधिक होता है तथा दूसरे स्थानों पर फ्लोएम का निर्माण अधिक होता है। पौधे की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? रिब मेरिस्टेम के कारण, फोलिजन योंग वैस्कुलर कैम्बियम के कारण, शूट या रूट एपिकल मेरिस्टेम के कारण या क्विसेंट सेंटर के कारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेलोजन या वैस्कुलर कैम्बियम के कारण। पौधे की परिधि में वृद्धि कार्क कैम्बियम अर्थात फेलोजन या वैस्कुलर कैम्बियम के परिणाम स्वरूप होता है। ये पार्श्व विभजोतक होते हैं। ये द्वितीयक वृद्धि के कारक हैं।
इनके विभाजन के फलस्वरूप जड़ तथा स्तंभ की परिधि में वृद्धि होती है, न कि लंबाई में। इनकी कोशिकाएं बाह्य त्वचा के समांतर विभाजित होती हैं और दोनों ओर नए ऊतक बनाती हैं। अंतराकोष्ठी फ्लोएम, अंतःकोष्ठी फ्लोएम और सामान्य फ्लोएम सभी पाए जाते हैं एकारेंथस में, ड्रेसिना में, स्ट्राइकनास में और बोरहैविया में। तो सही है स्ट्राइकनास में। जब फ्लोएम चारों तरफ से जाइलम से घेरे रहते हैं तो उसे अंतराकोष्ठी इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। जब फ्लोएम चारों तरफ से द्वितीयक जाइलम द्वारा घिरा होता है तो उसे अंतःकाष्ठी फ्लोएम कहते हैं। अंतराकाष्ठी फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी स्ट्राइकनास में उपस्थित होते हैं। अंतःकाष्ठी फ्लोएम किसके तने में उपस्थित होता है? ड्रेसिना में, बिग्नोनिया में, एकारेंथस में और स्ट्राइकनास में। तो स्ट्राइकनास में पाए जाते हैं। व्यावसायिक जूट के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे अंतरादारुक फाइबर से, जाइलम फाइबर से, फ्लोएम फाइबर से, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे फ्लोएम फाइबर से। व्यावसायिक जूट के रेशे कारकोरस की दो प्रजातियां अर्थात कारकोरस कैप्सुलेरिया लेरिस तथा कारकोरस ओलिटोलेरिस से प्राप्त किए जाते हैं। यह फाइबर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसमें रेशे बास्ट अर्थात फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से विभिन्न प्रकृत रेशों में कपास के बाद दूसरा स्थान जूट का होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाकी श्रृंखला आगे आपकी आती रहेगी, तो आप अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर से हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।